सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपकी यूनिट 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट इज प्रेस इन इंडिया। हम हिस्ट्री ऑफ मीडिया का आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एंड यूनिट 2 पे हम आ गए हैं जिसमें है प्रेस इन इंडिया। इसमें हम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 में हमने मेजरली जो है प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में देखा था और प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आया, कहाँ कहाँ मेजरली आया, किस पर्टिकुलर कंट्रीज में ज़्यादा ये स्प्रेड हुआ एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। आज की वीडियो हमारी जैसे है प्रेस इन इंडिया के ऊपर, तो इसमें हम कॉलोनियल पीरियड के बारे में देखेंगे, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे, देन गांधी और अंबेडकर का रोल देखेंगे एज जर्नलिस्ट एंड कम्युनिकेटर्स। देन हम देखने वाले नेशन बिल्डिंग एंड मीडिया। नेशन बिल्डिंग आपको पता होगा तो इंडिया में भी नेशन बिल्डिंग का लेवल बहुत हाई स्तर पे रहा था। उसके बाद अगर बात करें इमरजेंसी एंड द पोस्ट इमरजेंसी एरा, इमरजेंसी एरा था दैट वाज 1975 का एरा। देन वी विल भी देखेंगे हम अबाउट द कमिंग ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज like the post liberalization that came around 1990s, changing market and audience, and then we had the tradition of language media in India। मतलब क्योंकि आपको पता है कि हर लेवल की लैंग्वेज, हर लोकल लैंग्वेज जो है इंडिया में बोली जाती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, तो उन सब का जो है ट्रेडिशन क्या रहा, उस सब का जो है मीडिया पे क्या क्या फोकस रहा है, क्या क्या बेनिफिट या फिर उसके डिमेरिट्स थे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, इसको हम स्किप कर देते हैं एंड देन वी हैव इज द यूनिट 2 प्रेस इन इंडिया। सो फर्स्ट वी हैव इज द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे पहला है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में। तो इसमें जो है जो हिस्ट्री है ऑफ द प्रेस इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, वो एक इंट्रिकेटली लिंक्ड है टू द नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। क्योंकि हमारी जो पर्टिकुलर मीडिया थी या प्रेस जो थी वो सबसे ज़्यादा एक्शन में कब आई, जब हमारे जो है यहाँ पे नेशनल स्ट्रगल्स का मूवमेंट जो है चलने लगे, लोगों को इंडिपेंडेंस का पता चलने लगा, लोगों ने कहा कि नहीं, अब हमारे को फ्रीडम चाहिए। अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो प्रेस जो है उसने फेस किया था एक सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन, but it also became a powerful tool to political mobilization and dissemination of the nationalist ideas. So firstly is the early colonial press that is around 17th centuries की हम बात करने वाले हैं, 17th centuries की। सो जो प्रेस है इंडिया में अंडर द ब्रिटिश रूल वो इनिशियली जो कंट्रोल की जाती थी और लिमिट किया जाता था उसे। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर दैट इज द बंगाल गैजेट, याद रखना इस नाम को, द बंगाल गैजेट, दैट इज इन 1780s। ये स्टैब्लिश हुआ था बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी, दैट इज नॉट इन इंडिया, दैट इज वाज अ ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर्सन। इट वाज क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द हिकी वाज इवेंचुअली जेल्ड फॉर हिज क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो क्रिटिसाइज करते थे तो इसलिए उनको जेल भी हुई थी। हाउएवर जो प्रेस थी वो बिगिन करी कि वो ग्रो करी थी, तब भी वो ग्रो करती रही थी इन इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी विद न्यूज़पेपर लाइक द कैलकाटा गैजेट एंड द हिंदू। हिंदू का तो आपको पता है इंडिया का वन ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर्स है। ये जो है कुछ अर्ली पब्लिकेशंस है जो कि मेनली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स कैटर करती थी हमारे ओनली एंड ओनली इलाइट्स एजुकेटेड पीपल को, क्योंकि अब जो एजुकेटेड है जिसको इंग्लिश आती थी वही जो है पढ़ पाते थे। देन इज द प्रेस इन द नेशनलिज्म। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रू इन द 19th सेंचुरी, प्रेस जो है वो एक व्हीकल बन गई थी फॉर रेजिस्टेंस। लोग जो है उसको मना करने लगे थे कि भाई अब हमारे को जो प्रेस जो थी ना वो लोगों को मना करना सिखाने लग गई थी कि हर चीज़ के लिए हाँ हाँ मत करो, जो भी ब्रिटिशर्स कह रहे हैं उसके लिए ना या उसके लिए रेजिस्ट करना भी सीखो। Prominent leaders like दादाभाई नौरोजी एंड द लाला लाजपत राय एंड द बाल गंगाधर तिलक वो यूज करते थे न्यूज़पेपर ताकि वो वॉइस कर सके फॉर देयर ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। एक आपको न्यूज़पेपर का नाम पता होगा, दैट इज द केसरी, जो कि फाउंड हुआ था बाय तिलक इन 1881, याद रखना इस नाम को, बाय एंड द ट्रिब्यून दैट वाज स्टार्टेड बाय सरदार दयाल सिंह मजीठिया in 1881 played key roles in articulating the aspirations of Indian population। ये जो न्यूज़पेपर्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ नेशनलिस्ट आइडियल्स, सोशल रिफॉर्म एंड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट colonialism। देन यूज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस। सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सेवरल रिस्ट्रिक्शंस कर रखी थी इंडियन प्रेस पे ताकि वो कंट्रोल कर सके उसका डिसेंट को। जो मोस्ट नोटेबल जो है ऑफ दीज वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, जो कि टारगेट करती थी इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को, एंड द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। रॉलेट एक्ट तो आपको पता ही होगा, गांधी जी के टाइम में मेजर फेमस एक्ट था ये, विच फर्दर रिस्ट्रिक्टेड द प्रेस फ्रीडम। इसने प्रेस फ्रीडम को बहुत ज़्यादा रोकी थी। अब अगर आपको पता है इमरजेंसी के टाइम पे भी ये होता है, गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होता है टू रिस्ट्रिक्ट सम ऑफ द मेजर प्रेस, ताकि वो जो है सच्चाई पता ना लगने दे लोगों को, जो कि जनरल लोग हैं उनको भी। अगर आपको याद हो कोविड के टाइम पे भी आपको सारी न्यूज़ ये नहीं होता बिल्कुल एक्यूरेट मिले बाय द न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि उनके ऊपर भी जो है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती थी, तो खुल के हर चीज़ नहीं बता सकते थे। आपको चाहे लगता हो कि नहीं इतनी डेथ नहीं हुई, इतना कुछ नहीं हुआ, बट रियल लाइफ में बहुत कुछ हुआ पर आपको पता नहीं चला, बिकॉज मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाती है जब कोई इमरजेंसी का सीन होता है इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस जो प्रेस जो है वो कंटिन्यू करती है एक इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल प्ले करना इन द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस
by keeping the public informed about the national struggle and inspiring activism. देन हम बात करने वाले गांधी और अंबेडकर के बारे में एज जर्नलिस्ट एंड एज कम्युनिकेटर्स। सबसे पहले अगर हम देखें गांधी एंड द प्रेस, तो महात्मा गांधी ने यूज किया था पावर ऑफ प्रेस ताकि वो स्प्रेड कर सके अपने आइडिया को ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब और अहिंसा धर्म वाला उनका एक था। एंड देन वी हैव द सेल्फ रिलायंस एंड द स्वराज दैट वाज सेल्फ रूल। वो कहते थे कि अपने ऊपर खुद का रूल होना चाहिए, ना कि हमारे को किसी और के रूल की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने अपनी जो जर्नलिस्टिक जर्नी है जो कि साउथ अफ्रीका से बिगिन करी थी, वेयर उन्होंने पब्लिश किया था इंडियन ओपिनियन, एक न्यूज़पेपर है जो कि एड्रेस करता था इश्यूज ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। ऑल्सो अगर आपको किसी को भी वीडियो ज़्यादा स्पीड में लग रही हो तो आप इसको जो है लाइक 3 डॉट्स पे जाके प्लेबैक स्पीड को 0.75 तक कर सकते हो। तो लेटर इन इंडिया, सबसे पहले आपको पता है कि जो पर्टिकुलर था साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया इंडियन ओपिनियन। ये न्यूज़पेपर जो था वो एड्रेस करता था इश्यूज ऑफ इंडियन डायस्पोरा। देन विद द लेटर इन इंडिया he used newspapers like Young India and the Harijan one of the famous newspapers of him। ये प्रमोट करते थे उनके विजन को ऑफ एन इंडिपेंडेंट नॉन वायलेंट एंड इंक्लूसिव आइडिया। याद रखना गांधी जी की जो मेजर उनका विजन था दैट वाज इंडिपेंडेंट इंडिया होना चाहिए, नॉन वायलेंट इंडिया कि मतलब वो लड़ाई वगैरह इन सब चीजें दूर रहे, एंड इंक्लूसिव इंडिया मतलब सब एक साथ रहे, किसी को भी कोई भी जैसे एक कहते हैं भेदभाव वो फेस ना करना पड़े। क्योंकि गांधी जी ने ये पर्टिकुलर चीज साउथ अफ्रीका में भी देखी और जब वो इंडिया है तब उन्होंने भेदभाव देखा इंडिया में भी। साउथ अफ्रीका में मेजरली कलर का भेदभाव था और इंडिया में मेजरली, एक तो बात करें हम ब्रिटिश इंडिया और इंडियन पीपल्स का भेदभाव सबसे बड़ा था, लैंग्वेज का इसमें मेजर बैरियर था। एंड कुछ क्योंकि हर कोई भी जगह है वहाँ पे ये नहीं होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर का रूल है तो हर जगह इक्वल रूल होगा। तो कई जगहों पे जहाँ पे उनके जो मेजर्स रहते हैं, जैसे अगर आपको दिल्ली का पता है, दिल्ली जो है कैपिटल है इंडिया की, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट का रूल अलग लेवल पर होगा एंड एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री या फिर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो वहाँ पे सब अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल होगा। तो गांधी जी ने उन सबको पता लगाया तो उन्होंने अपना मेजर 3 विजन्स बताया कि उनको एक इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए, एक इंक्लूसिव इंडिया चाहिए और एक नॉन वायलेंट इंडिया चाहिए। गांधी जी की जो राइटिंग थी और उनकी जो स्पीचेस थी वो एक यूनिक एबिलिटी थी उसमें कि वो कनेक्ट कर पाते थे विद ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि उनकी स्पीचेस ऐसे नहीं होते थे इंग्लिश में दे रहे हैं कुछ ऐसे दे रहे हैं कि लोगों को समझ ही ना आए। एंड ही यूज द प्रेस टू बिल्ड द मास मूवमेंट फॉर फ्रीडम। देन वी हैव द बी आर अम्बेडकर। सो बी आर अम्बेडकर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए, मेजर क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी नहीं है आपके पेपर का, बट आपको बी आर अम्बेडकर का कुछ भी मेंशन करते हो सबसे पहले द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो पावरफुल वॉइस इन द प्रेस। अम्बेडकर जो वो यूज करते थे राइटिंग टू फाइट अगेंस्ट द सोशल इंजस्टिसेस फेस्ड बाय द दलित, फॉर्मली रेफर टू एज द अनटचेबल्स, क्योंकि जो अनटचेबल्स लोगों मतलब जिनको बोला जाता था उनके लिए वो बहुत ज्यादा फाइट करते थे, जो मेजरली थी दलित, क्योंकि वो खुद एक दलित उसमें थे, कम्युनिटी में थे, तो इसलिए उनको पता था कि लोगों को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। उनका जो न्यूज़पेपर था दैट वाज मूक नायक, जो था द लीडर ऑफ द साइलेंट, मतलब जो साइलेंट का लीडर होता है दैट वाज द मूक नायक, दैट वाज हिज न्यूज़पेपर was one of the key tools in raising the awareness about the plight of Dalits and advocating for their rights। अम्बेडकर की जो एंगेजमेंट थी विद द प्रेस उसने हेल्प करी थी कि वो रीच कर सके एक वाइडर ऑडियंस पे एंड चैलेंज कर सके एंट्रेंच्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया। देन द नेशन बिल्डिंग एंड मीडिया। सो आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 प्रेस जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन गई थी फॉर द नेशन बिल्डिंग, शेपिंग द नेशनल आइडेंटिटी एंड फोस्टरिंग यूनिटी इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट एंड डाइवर्स कंट्री। तो जो पहला है इसमें रोल ऑफ प्रेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई उसके बाद रोल क्या रहा प्रेस का, तो प्रेस जो है इस इंडिया में लाइक उसने टुक किया था ऑन द रोल ऑफ नेशन बिल्डिंग बाय फोकसिंग ऑन इश्यूज सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म्स एंड द नेशनल यूनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर जो प्रेस थी उसने एक तो नेशन को बिल्ड करना शुरू किया, लोगों को एक साथ लाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया। अब चाहे फिर वो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कंट्री की, सोशल रिफॉर्म्स या फिर नेशनल यूनिटी हो। न्यूज़पेपर जो है जैसे हम बोलते हैं ब्रदरहुड होना या फिर भाईचारा होना, दैट इज द ब्रदरहुड। तो ये सब चीजें जो बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स ने या फिर प्रेस ने मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रमोट करी। न्यूज़पेपर्स एंड रेडियो स्टेशन जो है वो प्ले करते थे एक सिग्निफिकेंट रोल ताकि वो प्रमोट कर सके वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म। जो गवर्नमेंट जो थी वो स्टैब्लिश करती थी स्टेट ओन मीडिया, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो दैट वाज एयर एंड द दूरदर्शन जो कि टेलीविजन पे आता था जनरली, विच वर टास्क्ड with the unifying the country and providing a platform for the public policy communication। ताकि कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स हो रहे थे, गवर्नमेंट का कोई एक्ट होता है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बताई, उन सब के बारे में भी उसी प्लेटफॉर्म पे पता चल जाता था इजीली। एंड टू इट वाज आल्सो प्रोवाइडेड टू द लोकल्स आल्सो। ये नहीं था कि सिर्फ इलाइट क्लास ही वो सब जान पा रही, धीरे धीरे लोकल्स के पास भी उस टाइम तक
टीवी आने लग गया था, ज़्यादा नहीं तो लाइक बोल सको तो कुछ लोगों के पास तो एटलीस्ट आ गया था, जिससे धीरे धीरे जो न्यूज़ आगे आगे पहुंचने लग गई थी लोगों के पास तक, जो दूसरी और जैसे अनटचेबल्स लोग हो गए या फिर जो छोटे उसमें लोग थे उन सबको भी न्यूज़ धीरे धीरे पता चलने लग गई। देन यूज द प्रेस एंड द डेवलपमेंट जर्नलिज्म। सो द मीडिया जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल बन गई थी कि वो प्रमोट करे इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट को। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में अगर हम फोकस करें, वॉज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज का एकदम से बढ़ाना करना हो या फिर कंट्री को और ज़्यादा डेवलप करना हो थ्रू द वेज ऑफ इंडस्ट्रीज। देन यूज द मॉडर्नाइजेशन एंड द रूरल डेवलपमेंट। प्रेस और जो रेडियो जो है इसने दोनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन डिसमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड द इकोनॉमी। और जो पब्लिक सर्विस कैंपेन्स है एंड जो गवर्नमेंट रन्स न्यूज एजेंसीज है लाइक द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB, वो बहुत ज़्यादा सेंट्रल लाइक वो एक जो सेंट्रल बन गई थी टू द डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन को फैलाने में। कई बच्चे बोलते हैं कि आप कुछ इंग्लिश के हैवी वर्ड बोलते हो, दैट इज बिकॉज कि आपको पेपर में समझ आ सकता है आपको क्या लिखना है। अब अगर आप पेपर में लिख के आओगे पॉपुलर कर सको या फिर फैला सको या फिर मतलब वायरल कर सको, दैट वाज नॉट द वर्ड। डिसेमिनेशन ऑफ वर्ड लिखोगे तो आपको टीचर को पता चलेगा आपने उस लेवल पे पढ़ाई करी है। डिसेमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पॉपुलराइज करना किसी भी लेवल पे, मतलब लोगों के में वो बातचीत को फैलाना, उस चीज़ को फैलाना, इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन होना, मतलब कि इन्फॉर्मेशन फैलना, इन्फॉर्मेशन का पॉपुलराइज होना, दैट इज डिसेमिनेशन। Then you have the emergency and the post-emergency era. So जो emergency period that is of 1975 से 1977 तक का ये emergency era था जो कि डिक्लेयर की गई थी by the Prime Minister इंदिरा गांधी in the India only and was a defining movement in the history of Indian press, जहाँ पे विटनेस किया गया था complete crackdown on press freedom, censorship and the suppression of dissent। क्योंकि अब इसमें हमने क्या देखा था कि जो कंप्लीट जो पूरी फ्रीडम जो थी एक पर्टिकुलर प्रेस की कि वो रियलिटी सब कुछ जो है लोगों को पता लगने थे, वो सब चीज़ें जो है प्रेस के हाथ से चली गई थी। अब उन्हें वो पब्लिश करना होता था जो गवर्नमेंट बोलती थी। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हमारे खिलाफ कुछ चीज़ आपको पब्लिश नहीं करनी है तो उन्हें नहीं करनी होगी, चाहे फिर उसमें जो है झूठी उन्हें मिलाना पड़े वो उन्हें मिलाना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट इज द इमरजेंसी एंड द मीडिया सेंसरशिप। सो इमरजेंसी जो कि डिक्लेयर हुई थी बाय इंदिरा गांधी इन रिस्पॉन्स टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि बोला गया था ऐसा, बट रियल में ऐसा नहीं था, बट इट लेड टू द वाइड स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो प्रेस जो है उसने फेस किया था सीवियर सेंसरशिप। न्यूज़पेपर्स एंड अदर मीडिया जो है उनको रिक्वायर्ड होता कि वो ऑब्टेन करे गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर पब्लिशिंग न्यूज़ एंड क्रिटिकल वॉइसेस वर साइलेंस्ड। मतलब कोई भी क्रिटिकल कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो उनको साइलेंस कर दिया गया था, और गवर्नमेंट को मतलब जो मीडिया थी उनको पहले अप्रूव करवानी पड़ती थी अपनी पर्टिकुलर न्यूज़, तभी वो पब्लिशिंग के लिए भेज सकते थे। अगर नहीं करोगे तो आपको सीधा जेल हो जाएगी या फिर आपका जो पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल है उसको बंद कर दिया जाएगा। मेनी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और जो एडिटर्स थे उनको तो अरेस्ट ही कर दिया गया था, और जो मीडिया आउटलेट्स जो थे वो अपोज करते थे गवर्नमेंट को वर ईदर शट डाउन और हेविली सेंसर्ड। मतलब या तो वो कम्प्लीटली बंद हो गए थे, अगर जो छोटे मीडियाज वगैरह थे वो तो बंद ही हो गए थे क्योंकि उनका गुजारा ही नहीं चल पाया, एंड जो बड़े भी थे उन्होंने अपने आप को एक तो हेविली सेंसर्ड थे अब, क्योंकि उनको हर चीज़ जो है गवर्नमेंट से पूछ के पब्लिश करनी है। कई जगह पे रिस्पॉन्स 2 दिन बाद आ रहा है, 3 दिन बाद आ रहा है, जब तक उस न्यूज़ का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी वो चीज़ें पता चल गई, तो अब तुम क्या आके बता के करोगे। सो जो पीरियड जो था वो मार्क किया जाता है एज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। देन यू द पोस्ट इमरजेंसी एंड द मीडिया फ्रीडम। अब इमरजेंसी जब खत्म हुई तो पता चल गया था कि सबसे पहले जो है मीडिया को रोका जाता है कि वो सच्चाई बता ना पाए, तो इसलिए उनके ऊपर भी कुछ एक्ट ऐसे बनाए गए कि जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो मीडिया के ऊपर एक लेवल तक ही कंट्रोल कर सकती है, हर लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकती है कि वो मीडिया को बिल्कुल रोक दे सच्चाई बताने से, वो अब गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सो फॉलोइंग द एंड ऑफ इमरजेंसी 1977 जो प्रेस जो है इंडिया में वो स्लोली रीगेन करती है अपनी इंडिपेंडेंस, और अब वो जो है फिर से फ्लरिश होना शुरू होती है। 1980s में जो है एक इमरजेंस देखते हैं ऑफ अ मोर प्लूरलिस्टिक मीडिया एनवायरनमेंट। मीडिया जो है वो फिर से डाइवर्सिफाई करती है एंड रीजनल लैंग्वेज जो है न्यूज़पेपर जो है एंड जो टेलीविजन चैनल्स जो है वो बिगिन करते हैं टू गेन प्रोमिनेंस विद द राइज ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन इन 1990s। प्राइवेट मीडिया हो गया, आउटलेट्स हो गए, वो जो जनरली स्टार्ट करते हैं इमरजेंस अलोंगसाइड गवर्नमेंट रन सर्विसेज, प्रोवाइडिंग अ मोर कॉम्पिटिटिव एंड डाइवर्स मीडिया लैंडस्केप। देन है द कमिंग ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज। तब कुछ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज आई, पोस्ट लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या क्या चीज़ें मेजरली चेंज हुई, क्योंकि चेंज हुई थी हमारी मार्केट और चेंज हुई थी हमारी ऑडियंस। सो फर्स्ट वाज द जो 1990s जो है इसको एक तो वाटरशेड मूवमेंट भी बोला जाता है ऑफ इंडियन मीडिया लैंडस्केप, particularly with the economic liberation of like liberalization of India in 1991। इंडिया में जो लिबरलाइजेशन आया था दैट वाज केम इन 1991, मैंने आपको शुरू में 1990 बोला था, तो 1991 में आया था बिकॉज ये एंड में आया था, लाइक अराउंड दिसंबर या नवंबर में आया था, तो इसको मार्क किया जाता है 1991।
और ये जो एरा जो है इसको देखा जाता है एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज, क्योंकि अब जो है प्राइवेट जो सेक्टर जो है वो ज़्यादा उसको एनर्जी मिल गई, ज़्यादा उसको एक टाइप से कहते हैं पावर मिल गई थी। तो धीरे धीरे जो क्या हुआ, मीडिया का ग्रोथ हुई, मीडिया को एक नए लेवल की मतलब ओपन अप होने का ऑप्शन मिला टू मीडिया मार्केट टू प्राइवेट प्लेयर्स। देन वी हैव द फर्स्ट इज द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड मीडिया ग्रोथ। सो द लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो कि 1991 में जो है शुरू हुई, उसने लेड किया टू द डीरेगुलेशन ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द मीडिया। 1990s ने जो विटनेस किया था एक अराइवल ऑफ न्यू टेलीविजन चैनल्स लाइक जी टीवी, स्टार टीवी एंड CNN, IBN, जो कि जनरली फंडामेंटली जो है फंडामेंटली उन्होंने चेंज कर दिया था एक पूरे मीडिया के लैंडस्केप को। राइज हुआ था सैटेलाइट टेलीविजन का, जो कि जो है वेल्थ ऑफ कंटेंट आता था ऑफ इंडियन होम्स एंड प्रोवाइड करता था एक प्लेटफॉर्म फॉर बोथ एंटरटेनमेंट एंड द न्यूज। ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो थी वो भी बहुत ज़्यादा लेवल पे ग्रो होने लगी थी सब्सटैंशियली, एंड ये जो एक की सोर्स बन गई थी ऑफ रेवेन्यू फॉर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नहीं था कि मीडिया अब सिर्फ न्यूज़ प्रोवाइड करें, मीडिया अब लोगों को सिर्फ अवेयर करे, मीडिया लोगों को एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म भी देने लगी थी और उनको न्यूज़ भी बताने लगी थी, और उसके अलावा उन्हें एक नॉर्मल इंडियन होम्स के जैसे सीरियल्स वगैरह आते थे वो सब भी उन्हें शो अप करने लगी थी, ताकि लोग जो अपना टाइम पास कर सके, लोगों को एक अलग लाइफ भी पता चल सके या फिर किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है उन सब के बारे में चीज़ें पता चल सके। देन वी हैव द डिजिटल रेवोल्यूशन। सो जो डिजिटल एज जो थी वो फर्दर ट्रांसफॉर्म करती है हमारी मीडिया को इन इंडिया। जो इंटरनेट रिवोल्यूशन होता है लाइक द proliferation of mobile phones and the growth of social media platforms like Facebook, Twitter, YouTube, इन सब ने जो है चेंज कर दिया कि कैसे जो है लोग जो है न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट्स या फिर जो ब्लॉग्स थे वो भी धीरे धीरे इमर्ज होने लगे थे, ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स एंड ब्रेकिंग न्यूज़ इन रियल टाइम, क्योंकि अब सबको जो है एक रियल टाइम की बिल्कुल एक एक मिनट की खबर मिलने लग गई थी धीरे धीरे करके। डिजिटल मीडिया जो है has also provided new opportunities for citizen journalism, where जहाँ पे अब जो ऑर्डिनरी पीपल जो है वो भी अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देन इज द चेंजिंग ऑडियंस डायनेमिक्स। सो जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आई तो अब लोगों ने भी जो है मीडिया पे ज़्यादा डाइवर्स हो गए लोग। पहले लोग जो थे वो न्यूज़पेपर वगैरह पे ज़्यादा मतलब वो थे, अपने आप को बिजी रखते थे, अपने पढ़ते थे उस चीज़ को। अब यंगर जनरेशन जो है स्पेशली तो वो जो है मोर लाइकली वो कंज्यूम करती है न्यूज़ ऑनलाइन थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एंड द ट्रेडिशनल प्रिंट ऑडियंस जो है वो अब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। बट द राइज ऑफ ई पेपर्स एंड ऑनलाइन एडिशंस हैज अलाउड न्यूज़पेपर्स टू अडेप्ट, एंड मीडिया जो है अब कैटर करती है कि टू अ वाइडर रेंज ऑफ टेस्ट्स, प्रेफरेंसेस एंड द लैंग्वेजेस विद अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म टारगेटिंग niche audiences. So now here is the tradition of language media in India, that was the different languages, that is Hindi, Urdu, Bangla, Malayalam, Tamil and Marathi और etc. So इसके ब्रीफ स्केच देखने वाले इंडिया मीडिया का लैंडस्केप जो कि कैरेक्टराइज्ड हुआ था बाय इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। रीजनल लैंग्वेज मीडिया जो है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रिटिकल रोल इन कनेक्टिंग द डाइवर्स पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री, और ये ऑफन जो है वो एक्ट करते थे ब्रिज बिटवीन द नेशनल इश्यूज एंड द लोकल रियलिटीज। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी एंड उर्दू मीडिया के बारे में, हिंदी जो कि एक नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की, मतलब इसे नहीं बोलेंगे एज वन ऑफ द है, बोल सकते हैं सब, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है क्योंकि इंडिया की या कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सो इसको आप स्किप कर सकते हैं, हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया तो ये नहीं है, पर ये वास्ट और इन्फ्लुएंशियल मीडिया प्रेजेंस को शो करती है, क्योंकि हिंदी जो मोस्टली इंडिया में हर इंसान बोल लेता है, ऐसा नहीं है। साउथ में अगर जाओगे तो वो लोग नहीं बोल पाते, ईस्ट में जाओगे तो वो लोग जनरली हिंदी नहीं बोल पाते हैं। न्यूज़पेपर जैसे कि दैनिक जागरण हो गया जो टाइम्स ऑफ इंडिया है इन इंग्लिश, वो डोमिनेट करते हैं हिंदी स्पीकिंग बेल्ट को ऑफ नॉर्थ इंडिया। याद रखना नॉर्थ इंडिया में मेजरली हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है। उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर सच एज उर्दू टाइम्स या फिर द मिलेट टाइम्स वो कैटर करता है उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम पॉपुलेशन को इन इंडिया। ये जो मीडिया आउटलेट्स है वो ट्रेडिशनली बीन अ सोर्स ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स फॉर देयर कम्युनिटीज। अगर हम बात करें बंगाली मीडिया के बारे में तो बंगाल में जो बंगाली न्यूज़पेपर सच एज आनंद बाजार पत्रिका एंड द बर्तामन, ये जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट करते थे ऑन पब्लिक ओपिनियन। बंगाली मीडिया जो है उसका एक अपना रिच कल्चरल हेरिटेज था एंड हैज बीन एन इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द रीजन्स सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। देन इज द मलयालम मीडिया। सो जो केरला में जो है मलयालम न्यूज़पेपर सच एज मलयालम मनोरमा एंड मातृभूमि जो कि जो है एक पावरफुल वॉइसेस थी मीडिया लैंडस्केप की। और जो मलयालम मीडिया जो है उसने एक लाइक हैज ऑलवेज हैड अ ट्रेडिशन ऑफ रोबस्ट जर्नलिज्म एंड इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट। Then we have is the Tamil and Marathi media.
सो तमिल और मराठी मीडिया जो है जनरली विद द न्यूज़पेपर सच एज दिनामलर एंड द हिंदू, जो कि तमिल एडिशन का था, द हिंदू और अपना, हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन द तमिलनाडु, एंड उनका जो एक लॉन्ग प्लेटफॉर्म लाइक हैज बीन अ लॉन्ग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल कमेंट्री। सिमिलरली मराठी के जो मीडिया जो थी उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी महाराष्ट्र में विद द न्यूज़पेपर लाइक लोकमत एंड द महाराष्ट्र टाइम्स। लोकमत एक वन ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर भी है जो कि सर्व करता है एज अ लोकल पॉपुलेशन को। देन में अदर रीजनल मीडिया के बारे में अगर बात करें तो अदर रीजन्स में जो है ऑफ इंडिया के वाइब्रेंट मीडिया ट्रेडिशंस थे, लाइक कन्नड़ा लैंग्वेज में न्यूज़पेपर थे डेक्कन हेराल्ड, एंड वो जो कि सर्व करते थे कर्नाटका को, वाइल जो न्यूज़पेपर्स लाइक साकाल जो कि कैटर करता था मराठी स्पीकिंग ऑडियंसेस को इन महाराष्ट्र, एंड जो डाइवर्सिटी थी रीजनल लैंग्वेजेस की मीडिया में इन इंडिया इज वास्ट, एंड ये सर्व करती कि वो इंश्योर करे लोकल वॉइसेस को एंड इशूज को and cultural identities को, and ये like are represented in a broader national discourse. With this we are coming to the conclusion now, that is कि जो प्रेस इंडिया है, like प्रेस इन इंडिया जो है वो एक लॉन्ग और रिच हिस्ट्री रही है इसकी, और जो फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड टू द प्रेजेंट ये इवॉल्व करी है ओवर द टाइम। वेरियस पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स जो है वो भी इवॉल्व हुए हैं विद द सेम, सर्विंग एज अ टूल फॉर बोथ नेशनल एंड द सोशल रिफॉर्म। एंड इसमें हमारा मेजर रोल है फ्रॉम द गांधी एंड अम्बेडकर स्ट्रैटेजी यूज ऑफ मीडिया टू द मॉडर्न डे डिजिटल रेवोल्यूशन। जो प्रेस जो है वो कंटिन्यू करती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इन इंडियाज पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल लाइफ। जो डाइवर्सिटी है ऑफ रीजनल लैंग्वेज मीडिया इन इंडिया वो फर्दर एनरिच करती है हमारे एक वाइब्रेंट लैंडस्केप को, और ये इंश्योर करती है कि जितने भी लोग हैं उन सबकी जो है ऑफ ऑल द कम्युनिटीज उन सबकी जो है वॉइसेस जो है उनको हर्ड किया जाए। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी थी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। कंप्लीट आपको कंटेंट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है, तो कोई और क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।